वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है आपकी चैनल पर। और हमारी शुरुआत होती है एज यूजुअल हमारे मोटिवेशनल थॉट के साथ। थॉट है, द वर्ल्ड इज चेंज्ड बाय योर एग्जाम्पल, नॉट योर ओपिनियन। देखिए, हम बहुत सारी बातें करते रहते हैं, बहुत बातें करते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि हम उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते, उनके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाते। और जो लोग बातें कम करते हैं लेकिन काम करते हैं अपनी योजनाओं पर, तो वो एक एग्जाम्पल बनते हैं और उन्हें देख करके पूरा विश्व उन्हें फॉलो करता है। और पूरा विश्व उन्हें फॉलो करता है तो पूरे विश्व में बदलाव आता है। देखिए, चीजें बदलती कैसे हैं? चीजें बदलती हैं करने से। जब तक हम किसी काम को करेंगे नहीं, सिर्फ उसे सोचते रहेंगे, तो वो सिर्फ तनाव पैदा कर सकती है। वो जब तक आप उसको प्रैक्टिकली कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते, तब तक कि वो सिर्फ एक विचार रहता है। विचार मूल्यवान तो है, लेकिन जब तक कि उसकी एक प्रैक्टिकल अप्रोच सामने नहीं आती, जब तक लोगों को वो दिखाई नहीं देता, तब तक कि लोग कन्विंस नहीं होंगे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ये है, मैं बहुत छोटा था, तो मुश्किल से थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो एक हमारा प्लॉट था, तो प्लॉट पे माताजी और पिताजी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर हम लोग कमरा डालेंगे, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ टॉयलेट होगा, यहाँ बाथरूम होगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे अपनी बुद्धि पर तरस आ रहा था और मुझे लग रहा था कि यार ये कैसे होगा, मतलब कहाँ है वो सब चीज़। क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म था, मुझे नहीं मालूम था, मेरे पास कोई तरीका नहीं था, इमेजिनेशन का कैपेसिटी कम था, शायद मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो मकान बना, जब मैंने उस नक्शे को, उस विचार को कॉन्क्रीट फॉर्म में देखा, तो मैं समझ पाया कि किसी चीज के क्रियान्वयन से पहले इंपॉर्टेंट विचार ही होता है, लेकिन दिखाई देती है वो कॉन्क्रीट चीज जो बनकर सामने आती है। उसी को हम एग्जाम्पल कहते हैं। तो जितने भी लोग अपने विचार के साथ इंप्लीमेंटेशन को भी करते हैं, मतलब उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं, तो वो चीज एक एग्जाम्पल बनता है और उसी से वर्ल्ड चेंज होता है, सिर्फ ओपिनियन से नहीं होता। तो इसी विचार के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन है, SISFS यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना क्या है? आपको पता होगा, अभी हाल ही में जो आपके वाणिज्य मंत्री हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं, उन्होंने क्या शुरू किया? उन्होंने शुरू किया स्टार्टअप इंडिया फंड योजना शुरू की। है क्या इसमें? इसके अंदर 945 करोड़ रुपए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। क्या होगा उससे? देखिए, जो नए उद्यमी होते हैं, मतलब जिनको हमने नई चीजों को हमने क्या कहा, जो नया उद्यम लगा रहे हैं, उनको स्टार्टअप कहा है। ठीक है, तो स्टार्टअप जो है उनके लिए 945 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे, जो अगले 4 सालों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट किया जाएगा। कैसे? वो इन्वेस्ट ऐसे किया जाएगा कि उन लोगों ने, ये हमारे पीयूष गोयल जी आप देख सकते हैं, उन लोगों ने जो कुछ भी अपना एक नया प्लान लेकर आए हैं, तो उस नए प्लान के साथ जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे जैसे होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी जिस कॉन्सेप्ट पर वो हैं, तो उस कॉन्सेप्ट का जो है प्रूफिंग, उसमें उन्हें जो वक्त लगेगा, या प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, क्योंकि अभी वो एक ऐसी संस्था नहीं है जिस पर कि विश्वास किया जाए या जो इजीली आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराएगी। अभी वो क्या है, वो प्रोटोटाइप स्टेज में है। तो अपने उस प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के टाइम में, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में, ठीक है, या उस प्रोडक्ट के जो ट्रायल होंगे मार्केट में, या मार्केट में एंट्री करने के दौरान, या फाइनली जब वो मार्केट में एस्टेब्लिश हो जाएगी तो उसके कॉमर्शियलाइजेशन के दौरान जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये कहां से पूरी होगी? ये इन 945 करोड़ रुपए से होगी। ऐसा माना जा रहा है कि 300 इंक्यूबेटर्स के माध्यम से वो कोशिश करेंगे कि तकरीबन 3600 न्यू स्टार्टअप्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत प्यारी योजना है, लेकिन बात वही है, विचार इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उसका क्रियान्वयन सही से नहीं होगा, तब तक के वो विचार कामयाब नहीं हो सकता। इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया अभी हाल ही में, उन्होंने एआरसी जो है, एआरसी मतलब कि जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, कहने का मतलब ये जो असेट होते हैं जब वो काम नहीं कर रहे होते हमारे लिए, मतलब जैसे एनपीए डेवलप हो गए, तो उनको दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करने के लिए जो कंपनियां होती हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, उनकी वर्किंग की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने के लिए, यानी एक व्यापक समीक्षा करने के लिए क्या किया गया, एक 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। अब उस समिति के अध्यक्ष को ने, प्रश्न तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन इसके माध्यम से हम क्या क्या पढ़ेंगे आप देखिएगा। तो प्रश्न का उत्तर यह हो जाता है कि भाई एआरसी के जो हेड हैं वो है सुदर्शन सेन, और समिति के बाकी सदस्य भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आपका आ जाता है मेंस के लिए तो आपको सभी बातें पता होनी चाहिए। तो समिति के अन्य सदस्य होते हैं जैसे विशाखा मूल्य जी हैं, पीएन प्रसाद हैं, रोहित प्रसाद हैं, अबाइजर दीवान हैं, आर आनंद जी हैं। तो ये सभी लोग, कोई आपका एसबीआई से है, कोई आपका किसी और बैंक से है, कोई सीए है, तो सब लोग वेल एजुकेटेड पर्सन हैं जिनसे ये कमेटी बनाई गई। अब मैं थोड़ा सा डिटेलिंग करता हूँ एआरसी क्या होती है। देखो, जो बैंक होते हैं वो बैंक क्या करते हैं, वो लोन देते हैं। लोन देते हैं किस लिए, मुनाफे के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उनका वो पैसा वापस नहीं आता, यानी बैड डेट आप जैसे सुनते हैं ना, कि पैसा नहीं आया। अब पैसा नहीं आया तो हमने उम्मीद तो ये की थी उस पैसे से हम मुनाफा कमाएंगे, लेकिन वो क्या हो गया, वो बैड डेट हो गया, क्योंकि ना तो पैसा आया, मूल आया, ना ही उसका ब्याज आया। तो ऐसी चीजों को, इस बैड डेट को क्या होती हैं, ये कंपनियां खरीद लेती हैं। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं ये इसको खरीद लेती हैं। खरीद करके क्या करती हैं, वो अपने तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। ठीक है, तो ऐसी जो कंपनीज होती हैं एआरसीज, इनकी वर्किंग को ये जो कमेटी है ये उसको रिव्यू करेगी। ये बात समझ आती है। अब आप थोड़ा सा आगे देख सकते हैं, ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक है। देखिए, हम जो भी पिक्चर्स यूज करते हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से यूज की जाती हैं, तो प्लीज उसके लिए अपोलोजाइज। और अब आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देखते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है क्या। तो आपको पता होगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो यंग एंड हिल्टन कमीशन जो है उसकी रिकमेंडेशन से डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये आरबीआई जो है आपका डेवलप जो हुआ था, इसका स्थापना वर्ष आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को ये बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और ये आपका सीबीआई एक्ट 1934 के द्वारा क्या हुआ था, एक निजी बैंक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो जब बैंकिंग इसने शुरू किया, यानी इस व्यवसाय में जब ये आया, तो इसे 2 जिम्मेदारियां, 2 काम दिए गए। पहली बात कि भारत में जो भी बैंक हैं उनका नियमन करें, उनका नियंत्रण करें। और दूसरी बात क्या थी, सरकार के बैंक के रूप में भी ये भूमिका निभाएगा। तो इस तरह से करके भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। लेकिन पहले मैंने जैसे बताया कि पहले तो ये क्या था, एक निजी बैंक था। 1949 में क्या हुआ, इसका हो गया भैया राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हुआ, निजी बैंक से पूरा जो अमाउंट देकर इसको खरीद लिया गया सरकार के द्वारा। आप इसको ऐसे समझिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया सेंट्रल बैंक। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे सेंट्रल बैंक काम करते हैं ऐसे बैंक काम करने लगा 1949 के बाद। तो जो आरबीआई है वो मतलब इस तरह से समझिए, आरबीआई ऐसा बैंक नहीं कि आप गए और जाके अपना खाता खोल दिया। तो ये क्या है, ये आपका देश का बैंक है, ये सेंट्रल बैंक है। इसके अंदर बाकी बैंक खाता खोलते हैं, जैसे कि एसबीआई अपना खाता खोलेगा, आईसीआईसीआई अपना खाता खोलेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट वो सब मैं बाद में बताऊंगा, एसएलआर वगैरह। मैं थोड़ा सा आरबीआई अभी डिटेलिंग कर रहा हूं। तो अब बात क्या आती है, काम क्या क्या करता है। तो एक काम तो इसका इंपॉर्टेंट है, इशूइंग एजेंसी है, यानी निर्गम एजेंसी है। तो आपको पता होगा जो नोट होते हैं, जो करेंसी होती है, तो उनको ये जारी करता है, निर्गम करता है। तो एक निर्गम एजेंसी है। किसको जारी नहीं करता, ये 1 रुपए के नोट को जारी नहीं करता। उसको कौन करता है जारी, उसको करता है वित्त मंत्रालय, पता होगा आपको। ठीक है, अगली बात यह है कि ये सरकार का बैंक है, ये बता चुका हूं आपको, ये क्या है, सरकार का बैंक है। तीसरी बात यह है कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी भी है। डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी मतलब वितरण करता है। तो आरबीआई जो होती है वो क्या करता है, सरकार के द्वारा बनाए गए या खुद के द्वारा जो डेवलप कराए गए हैं उन चीजों को क्या करता है, ये वो करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है। और क्या करता है ये भैया, ये आपका करता है क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी को हैंडल करता है। कैसे, मतलब जो साख है,
जो भारत की मौद्रिक और साख नीति है उसे कौन उसकी घोषणा करता है, वो यही करता है। ठीक है, तो जनरली आपको पता ही होगा ये बीजी ईयर में जो होती है वो क्या होती है, ये आपकी आमतौर पर इसकी घोषणा साल में 2 बार की जाती है। ठीक है, और क्या करता है ये एक्सचेंज रेट स्टेबलाइजेशन करता है, यानी आरबीआई जो होता है वो भारतीय मुद्रा यानी रुपए की जो एक्सचेंज रेट है उसको स्टेबल रखने का काम करता है। तो इसके बहुत सारे काम हैं, मैंने आपको जो काम बताए हैं वो काम आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपके काम आएंगे। और क्या काम करता है ये मुद्रा स्फीति को भी कंट्रोल करता है। हुआ क्या था 1970 में का जो लास्ट टाइम होता है ना, लास्ट फेज होता है, तो उसमें इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया भाई। तो इन्फ्लेशन रेट बार बार जो चेंज हो रहा था तो सरकार ने इसे ये काम भी दे दिया कि भाई आप इन्फ्लेशन को भी स्टेबलाइज करें। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। इन्फ्लेशन होता बेसिकली आप ये समझ लो कि आपकी जो करेंसी है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो बिगड़ जाती है, यानी वो कम हो जाती है, तो उसे कहते हैं आपका इन्फ्लेशन यानी अवमूल्यन। अवमूल्यन जैसे नाम से पता लग रहा है, लेकिन अभी मैं डिटेल में पढ़ाने के मूड में नहीं हूं। दूसरी बात, ये एक एजेंट के रूप में भी काम करता है। किसके एजेंट के रूप में? गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में। जैसे आपका आईएमएफ हो गया, तो आईएमएफ एक मॉनेटरी फंड है, आपको पता हुआ आईएमएफ के बारे में। ऐसे जो भी संस्थाएं हैं वहां पे ये भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में खड़ा रहता है। ठीक है, काम करता है। और क्या काम करता है? जितने भी आपके डेवलपमेंट के काम होते हैं, प्रमोशन के फंक्शंस होते हैं, उन सब में ये अपना निर्वाह करता है। ठीक है, तो आरबीआई कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को भी डेवलप करता है, जैसे कि आपका औद्योगिक विकास बैंक किसने बनाया? जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की। तो ये क्या स्पेशल पर्पजेस के लिए स्पेशल बैंक्स डेवलप किए गए हैं। जैसे भारतीय लघु विकास बैंक बनाया गया, तो लघु उद्योग विकास बैंक यानी लघु उद्योगों का विकास करने के लिए सिडबी आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे नाबार्ड इसने बनाया। नाबार्ड का काम क्या है पता ही होगा आपको, नाम से पता लग जाता है, राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक है। ठीक है, ऐसे ही आपका एनएचबी बनाया यानी राष्ट्रीय आवासीय बैंक बनाया। तो ये इसके कार्य हैं। ठीक है, और क्या करता है ये जो आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है जितना भी, यानी फॉरेन का जो भी पैसा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी वो होता है, ये संग्रह करता, यानी ही इज कह रहा हूं सॉरी, इट इज ए कीपर ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, तो बहुत सारे काम हैं इसके, और बहुत डिटेलिंग करूंगा। अगर मैंने आरबीआई के ऊपर ही बनाया कभी वीडियो तो आप देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब मैंने इसके बारे में तो बता दिया। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? तो ये है आपकी प्रियंका मोहिते। तो ये क्या है, हिमालय का जो एक्सटेंशन है उसी में अन्नपूर्णा की जो श्रेणी है वो पड़ती है, और वो विश्व के पर्वतों में 10वें नंबर पर आता है। यानी अगर आप लिस्टिंग करें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो वो 10th रैंक पर आता है। प्रियंका मोहिते आप ये देख सकते हैं, ये भारतीय तिरंगा लेकर, तो ये आपका 10th हाईएस्ट पीक है जिसके ऊपर वो चढ़े हैं। अब अगला आता है, ये आपका खत्म नहीं हुआ है, ये लाइक एंड सब्सक्राइब सिर्फ आपको रिमेंबर कराने के लिए कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट इट। नेक्स्ट है कि किस दवा या इंजेक्शन के आयात पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई? तो ये है आपका रेमडेसिविर। आज की डेट में इसको लेकर काफी मार्केट में बेचैनी है, क्योंकि कई प्लेसेस पर कहा जाता है कि अवेलेबल नहीं हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। मतलब ये ऐसा है जैसे सुनने में आता है कि भाई ऐसा हुआ है, जैसे जनता को पता लग जाता है कि भाई ये एक कारगर दवाई है तो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। ठीक है, तो रेमडेसिविर के बारे में। अब अगला प्रश्न क्या है कि त्रिपुरा में पाए जाने से चर्चा में रहे जो हॉगबेजर है, तो हॉगबेजर जो है वो आईयूसीएन की कौन सी सूची में रखे गए हैं? तो ये आईयूसीएन की लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि वॉल्टर मॉन्ले जो हैं वो कौन हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न आता है कि स्मार्टफोन जिसका नाम टेक्नो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको बनाया? तो ये बनाया है आयुष्मान खुराना, आप जानते हैं बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैं। अगला आप देख सकते हैं ये है वो रेमडेसिविर। रेमडेसिविर आप देख सकते हैं कि ये था गवर्नमेंट
विड्रॉज द कस्टम ड्यूटी, तो ये आपका किया गया है किसके ऊपर? रेमडेसिविर के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो ये कितना किया? द गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द 10% कस्टम ड्यूटी लेविड ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ रेमडेसिविर इंजेक्शंस। इसके बाद आता है कि किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया। तो ये हुआ है अभी हाल ही में कि जब मैंने बोरिस जॉनसन वाला क्वेश्चन शामिल किया था, तो तब ये क्वेश्चन शामिल करना भूल गया। तो ये रेड लिस्ट में उन्होंने शामिल किया है यूनाइटेड किंगडम ने। क्यों किया है? कोरोना के नए वेव के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और हम जानते हैं कि भारत में सिविल सेवा के जो जनक रहे हैं वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इसे इस्पात की चौखट कहते थे। तो है क्या, हमें मालूम है कि आज़ादी के बाद जो हमारे गृह मंत्री रहे हैं वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल साहब ने क्या किया था कि मेटकॉफ हॉल में हमारे जो सिविल सर्वेंट थे उनको बुलाया और बुला करके उन्हें संबोधित किया और बताया कि भाई आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, और उनको सम्मान देते हुए ये आपका दिन सेलिब्रेट किया गया था। उसके बाद से चलन में हुआ कि 21 अप्रैल मनाया जाने लगा नेशनल सिविल सर्विस डे के रूप में। लेकिन कुछ व्यवधान के उपरांत ये 2006 से लगातार मनाया जा रहा है सिविल सर्विसेज डे के रूप में। ठीक है, तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। वल्लभ भाई पटेल को आप ये समझ सकते हैं कि भारत में उन्होंने एकीकरण किया। आप जानते होंगे कि 552 आपकी रियासतें थी जो जिनके लिए साफ संदेश था कि वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। तो उन्होंने एकीकरण किया इसका, और एकीकरण करते हुए मतलब कैसे भी किसी भी नीति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारत का एकीकरण किया। तो उनकी स्थिति बिस्मार्क जैसी है भारत के लिए। तो बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 21 अप्रैल को ही एक और दिन मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन डे। मनाता कौन है? उसे यूनाइटेड नेशन ही मनाता है। अगला प्रश्न आता है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट जिसका नाम क्या था? उसका नाम था स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020। वो क्या है या उसमें क्या बातें कही गई हैं? प्रश्न को ऐसे समझिए। तो इस रिपोर्ट में जो अम्फान तूफान आया था, यानी अम्फान का जो चक्रवात था, उसे सबसे कॉस्टलियर एक चक्रवात के रूप में दर्ज किया गया था। और 2011 से 20 के बीच में जो आपका डेकेड रहा है, जो दशक रहा है, उसे सबसे गर्म दशक के रूप में बताया गया। और इसकी गंभीरता को कहा गया कि वो कोविड-19 के कारण और भयंकर हो गई है। ठीक है, ये कुछ बातें। और अगला प्रश्न आता है उसके बाद, नौसेना में शामिल किए जाने वाले मारीच, जो मारीच है वो क्या है? तो मारीच क्या है? मारीच है आपका एक एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता से युक्त उन्नत टॉर्पिडो डिकॉय सिस्टम। तो इसके बारे में आपको ये पता होगा कि जो मारीच है वो क्या काम करता है। मारीच का काम ये है कि जैसे जहाज के ऊपर किसी ने टॉर्पेडो दागा, तो उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद उसकी लोकेशन लेने के बाद वापस एक काउंटर करते हुए उसको हिट करना बैक। तो ये मारीच का काम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मारीच आप देख सकते हैं ATDS है। मारीच ATDS तो आप समझते होंगे, नहीं पता है तो बता देता हूँ। ये एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम का ही एब्रीवेटेड फॉर्म है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ATDS इज ए टॉर्पेडो डिटेक्शन एंड काउंटर मेजर सिस्टम used by the Indian Navy, and the system offers a complete solution to detect and locate an incoming torpedo to apply the countermeasures to protect the naval platform against the torpedo attack. It was developed as a joint project of the Naval Physical and Oceanographic Laboratory, which is known as the NPOL, कोची। और दूसरी चीज क्या है? नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी, जिसे हम क्या कहते हैं? NSTL कहते हैं।
विशाखापत्तनम, इन दोनों ने मिलकर के इसको डेवलप किया। ठीक है, इतना मेरे ख्याल में काफ़ी होगा हमारी इसके बारे में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आईडी वेरिफिकेशन कंपनी जिसका नाम इकार्टा है, उसका अधिग्रहण किसने किया हाल ही में? मास्टर कार्ड आप यूज़ करते हैं, जो आप डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं, उसके पीछे आगे कहीं देखेंगे तो उसका लोगो बना रहता है, तो मास्टर कार्ड ये सुविधा प्रदान करता है। तो आईडी वेरिफिकेशन एक बड़ा काम है, उसके लिए उन्होंने क्या किया? इकार्टा कंपनी का अधिग्रहण किया। आईडी वेरिफिकेशन वाली कंपनी है इकार्टा, उसका उन्होंने अधिग्रहण किया। अगला आता है कि इकोसाइट बिल क्या है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी क्वेश्चन मिस करेंगे तो आप वहां फील करेंगे कि एक एक क्वेश्चन से आदमी फाइट हार जाता है और एक एक क्वेश्चन से आदमी जीत जाता है। चलिए प्रश्न आप देखें, इकोसाइट बिल क्या है? इकोसाइट बिल है क्या कि कुछ लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो इन नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक दंड की प्रक्रिया है, जिसमें उन्होंने फ्रांस में इकोसाइट बिल को पास किया गया। इकोसाइट बिल में यह होता है कि अगर बाय द वे आपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण आपको दंड दिया जाएगा। तो फ्रांस सरकार ने बिल पास किया जिसमें 10 साल की सजा या और 5 मिलियन यूरो का दंड दिया गया है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको बताना जरूरी था। अब अगला प्रश्न आता है कि आपका क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं माइगुएल डियाज कैनेल। तो ये है आपके क्यूबा के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। तो क्यूबा का आपको पता होना चाहिए क्यूबा का लोकेशन क्या है। तो क्यूबा की पहले तो जान लीजिए राजधानी जो है वो हवाना है। उसके जो क्षेत्रफल है वो 1,09,884 वर्ग किलोमीटर है। ये कहाँ पड़ता है? इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर है? ये आपका एंटीलीज का एक बड़ा द्वीप क्यूबा है, जिसे हम कैरेबियन पर्ल कहते हैं या पर्ल ऑफ कैरेबियन सी कहा जाता है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। तो बेसिकली ये दो मेन द्वीप हैं, दो मेन आइलैंड हैं, क्यूबा और इस्ले, इनसे मिलकर बना हुआ है। इसके आसपास कौन है? इसके आसपास आपका जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको, जमैका, हैती, बहामास आइलैंड, ये सब इसके आसपास की चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक्चुअली विवादों में काफ़ी रहा है। इसे देखते ही मेरे मन में तो बस मिसाइल संकट याद आ जाता है, क्यूबा का मिसाइल संकट। तो ये 1961-62 के आसपास की बात है, जब आपको याद हो फिदेल कास्त्रो और आपके जॉन एफ कैनेडी के बीच में संवाद हो रहा था। शीत युद्ध का समय था, यूएसएसआर और अमेरिका दोनों के बीच में। इसे चरम बिंदु माना जाता है, यानी एक ऐसा पॉइंट जिस वक्त लग रहा था कि बस अब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। बहुत डिटेलिंग करने का भी मन नहीं है, वक्त लगेगा। बहुत प्यारा टॉपिक, मतलब देखते ही अंदर से। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रांस है। ये फ्रांस मैंने क्यों लगाया? अभी हमने क्योंकि फ्रांस के बारे में बात की, फ्रांस के बारे में हमने बात की थी कि फ्रांस ने क्या लगाया है, इकोसाइट बिल लगाया। तो ये फ्रांस आपको याद कराने के लिए कि आप दोबारा से याद कर लीजिए, ये है फ्रांस आपका। ठीक है, फ्रांस की लोकेशन देखिए, स्पेन, जर्मनी से घिरा हुआ है, इटली, जर्मनी और कौन है? ये इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ लायन है। तो ये क्या होता है? ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आपको पता लगता है। ये कॉर्सिया, नेपोलियन बोनापार्ट आपको याद आ रहे होंगे, ग्रेट वॉरियर, उन्हीं से लिंक्ड है। पढ़िएगा, ये आपको पता हो तो पता हो कि कॉर्सिका क्या था। ये मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर, और आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये आप इंग्लिश चैनल, और ऊपर आपका जो है वो कौन है? इसके ऊपर ये वाला बाउंड्री जो देख रहे हैं, किसका? यूके का है। ठीक है, ये बेल्जियम, ये जर्मनी। ठीक है, चलिए कुछ बातें हुई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में किस भारतीय बैंक ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नया स्लोगन दिया था? कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। याद आ रहा है कुछ आपको? अगर याद आ रहा हो तो ये देने वाला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों दिया था? क्योंकि मोदी जी की अपील थी कि भाई अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिया डिजिटल होने वाला है। ठीक है,
तो उसी के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये स्लोगन दिया था। बहुत डिटेल नहीं करूँगा, बड़ा वीडियो हो गया है, पहले आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? देखिए, इकोनॉमिक्स की कंडीशन बहुत प्यारी है, इसमें आपको बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। प्रश्न जो होते हैं ना, इतनी प्रिसाइज पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी वो पूछ लेते हैं कि भाई इस महीने के, इस हफ्ते के, इस दिन जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार बताइए। तो आपको ना, मतलब ऐसे नहीं करना है कि जैसे अभी नया रेट आ गया, CRR बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, तो आप उसे रट के बैठ गए कि बस अब यही फाइनल है। नहीं, आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए, पिछले 2 साल में क्या हुआ है, इतना तो कम से कम। और UPSC तो बहुत ही महान है, कहने को तो फैक्ट्स पूछता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप देखेंगे प्रश्न को कहाँ लिंक कर देगा, वो आज की चीज़ को उसकी हिस्ट्री में जोड़ देगा, और प्रश्न जो है वो दुखदाई हो जाता है। तो बहुत अच्छी कॉमन सेंस वाला आदमी ही कर पाता है, या बहुत अच्छे से पढ़ा हो उसने। चलिए खैर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये हो गया आपका कि फरवरी 2020 में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन था सबसे बड़ा भागीदार व्यापारिक? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। किस राज्य सरकार ने 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? तो ये किसने की है? ये मध्य प्रदेश ने की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब कौन हैं? वो हैं शिवराज चौहान जी। और जो हमारी राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ये है न्यूजीलैंड। कौन है ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के बारे में आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड में जो हेड हैं, न्यूजीलैंड की जो हेड हैं वो कौन है आज? वो है जसिंडा आर्डन है। और न्यूजीलैंड के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा बहुत कि न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है? ये है आपका न्यूजीलैंड। पहले तो न्यूजीलैंड को देख लीजिए, ये है न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, और यहाँ तस्मानिया। ठीक है, तो ये कौन सा ओशन पड़ रहा है? ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के भी कहाँ है? साउथ में है। तो क्या कहेंगे इसको? दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में अवस्थित बताएंगे। बात समझ में आती है? तो अगर न्यूजीलैंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी चलो दे देता हूँ। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इसके और शहरों की बात करें तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन, क्योंकि मैचेस होते रहते हैं तो पता रहता है कि कहाँ। तो चलिए खैर, न्यूजीलैंड की बात हुई। न्यूजीलैंड का क्षेत्रफल कितना है? 2,70,467 यानी 467 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थोड़ी सी बात हुई किसके बारे में? न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड आपका कहाँ पड़ता है? मैंने जैसे अभी बताया आपको, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अगर वेस्ट की तरफ देखें तो वेस्ट में मैंने जैसे बता दिया आपको, तस्मैन सी है, और 2 बड़े द्वीप, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, साथ ही में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये कुछ बातें हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो उसका इकोनॉमी यानी जो मेन चीज़ है जिससे कि वो चल रहा है, जिससे कि उनकी अर्थव्यवस्था चलती है, वो क्या है? वो डेयरी जो उद्योग है वो है, मांस का, ऊन का, ये मतलब मेन उद्योग है वहाँ पर। फसलों की बात करें तो गेहूं हो गया, जई हो गया, मक्का, जौ, ये सब वहाँ की मुख्य फसलें हैं। कागज उद्योग भी काफ़ी विकसित है वहाँ पर। तो ये कुछ बातें किसके बारे में? न्यूजीलैंड के बारे में। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है उसके बाद। अगला प्रश्न नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।